गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 10 चल रहा था, उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन पढ़ रहे थे अपन। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके। फिर अपन ने इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया और एंजाइम कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे आज कल पिछली क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, अपन ने स्टार्ट किया था आपके न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में मैंने बताया, आपको याद होगा आपको थोड़ा बहुत, है ना। न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में अपन ने चर्चा करनी शुरू की थी। न्यूक्लिक एसिड जो क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में बात की अपन ने। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है या नाभिक कह सकते हैं अपन, उसके अंदर केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले गुणसूत्रों का भाग है ये। और न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर क्या जीन है जो न्यूक्लिक अम्लों का भाग होता है। इस प्रकार से अपन ने बातें कर ली थी। और ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवांशिक का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर जो पेरेंट्स के गुण आते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं ना। तो इनका आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करने का कार्य भी आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण का कार्य भी न्यूक्लिक के अंदर अम्ल के अंदर पाए जाने वाले जीन होते हैं, है ना। अब इन जीनों की संख्या क्या होती है, सबके अंदर फिक्स होती है। मनुष्य में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, पता है ना आपको। अब उन गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं ना, लगभग 30 से 40 हज़ार जीन पाए जाते हैं अपने अंदर। तो गुणसूत्रों अपने अंदर गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मतलब क्या हो गया, जोड़ी का मतलब क्या हो गया, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। ये गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन। और गुणसूत्र का भाग डीएनए होता है और डीएनए ये आपके न्यूक्लिक अम्ल है ना। न्यूक्लिक गुणसूत्र का ही भाग क्या है, आपके न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हो गए आपके, 2 प्रकार के। जैसे अपन ने बात कर ली थी, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपके RNA और दूसरा हो गया आपके DNA, है ना। राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास में। और RNA DNA कहाँ पाए जाते हैं, RNA पाए जाते हैं आपके मुख्यतः कोशिका द्रव्य में, और कुछ मात्रा होती है जो आप, ये तो कोशिका द्रव्य में ज़्यादातर मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं आपके। और कुछ भाग इसका क्या होता है आपके, कुछ भाग होता है जो होता है आपके किसमें, कुछ भाग होता है इसका केंद्रक में, ये अपन ने बात कर ली थी। और इसके अंदर ज़्यादातर तो पाया जाता है आपके ये केंद्रक में मुख्यतः तो, और इसका कुछ भाग पाया जाता है आपके कोशिका द्रव्य में। तो क्या होता है आपके, ये इसका उल्टा है, कुछ भाग कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली थी कि ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन तो, जिसके अंदर है आप कुछ भाग कोशिका द्रव्य में, ये हो गया आपके कंप्लीट। तो DNA और RNA ये अपन ने बात कर ली। न्यूक्लिक अम्ल 2। अब इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन की बात करना शुरू करें अपन तो। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन, तो अगली हेडिंग लगा लें आप अपनी, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन या रासायनिक DNA और RNA का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो अगली हेडिंग लगाओ आप इसके अंदर, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन ऑफ क्या है, रासायनिक संगठन किसका, DNA एवं RNA का। DNA व RNA का, ये ना रासायनिक संगठन किसका, DNA एवं RNA का। इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है कि रासायनिक संगठन कैसा होता है इन तत्वों का। रासायनिक संगठन की बात करें तो ये आपके किस प्रकार के होते हैं, तत्व किससे मिलकर बने हुए होते हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में। तो रासायनिक संगठन के अंदर आपके है रासायनिक संगठन DNA और RNA का। तो अगर न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA के न्यूक्लिक अम्ल के 2 भाग हैं, जो DNA और RNA का संगठन होगा वही आपकी ये न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो रासायनिक संगठन है, अगर न्यूक्लिक अम्लों को अपन मंद परिस्थितियों में जल अपघटन करते हैं तो ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, बने हुए होते हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहले अपन इसकी
समझ लेते हैं, फिर आपको लिखवा दूंगा मैं। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने हुए होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी बात करेंगे ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पॉली का मतलब तो खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, है ना, ये तो अपन को पता ही है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हुए होते हैं आपके किससे? न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड आगे वाला टॉपिक है, उसके अंदर इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4। तो न्यूक्लियोटाइड बने हुए थे आपके न्यूक्लियोसाइड और किससे? फॉस्फोरिक अम्ल से। और फॉस्फोरिक अम्ल और ये आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड हैं, न्यूक्लियोसाइड ये बने हुए होते हैं आपके किसके? शर्करा एवं कार्बनिक क्षार के। कार्बनिक क्षार, और कार्बनिक क्षार दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और कार्बनिक क्षार। और ये कार्बनिक क्षार हैं, ये दो प्रकार के होते हैं आपके, पिरिडीन प्लस पिरिमिडीन। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन भी दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन, एलिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, है ना। पिरिमिडीन और प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन, ये कार्बनिक क्षार और शर्करा जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड क्या बनाते हैं आपके? फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड मिलकर क्या बनाएंगे आपके? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनेगा आपके? न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। अब अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे बनता है ये क्रम। देखो, एक बार वापस समझाऊंगा, पहले आप ये यहाँ तक देखें, लिखते हैं इनकी क्या क्या होता है, कैसे कैसे मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये चीज़ आपके ध्यान रहनी चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का मंद परिस्थितियों, मतलब धीमी गति में, मंद परिस्थितियों में, न्यूक्लिक अम्लों का मंद परिस्थितियों में क्या करें अपन? मंद परिस्थितियों में जल अपघटन करें। क्या करें इसका? जल हाइड्रोलाइजेस, जल अपघटन करें। जल अपघटन करने पर क्या बनेगा आपके? ये करने पर क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आगे भाषा में न्यूक्लियोटाइड देते हैं। पहली बात तो ये कि अगर अपन इसको तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और फिर अगर अपन का इसका पूर्णतः अपघटन कर दें और पूर्ण जल अपघटन पर क्या देगा ये? पूर्ण जल अपघटन पर क्या देगा? न्यूक्लियोसाइड। पूर्ण जल अपघटन पर न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल देते हैं। अपूर्ण अपघटन होगा मंद परिस्थितियों में तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड का अपन पूर्णतः अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपके? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। और अगर अपन अकार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन कराते हैं, क्या होते हैं? फिर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन कराते हैं। न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करवाने पर क्या बनेगा? शर्करा व कार्बनिक क्षार।
शर्करा व कार्बनिक क्षार प्राप्त होता है। शर्करा व कार्बनिक क्षार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये क्रम किस प्रकार से चलता है। तो ये जल अपघटन से अपन व्यक्त कर सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल की ध्यान रखें, दो चीज़ें। पहले तो बनाएगा आपके न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो कार्बनिक क्षार बनेगा और दूसरी क्या बनेगी आपके शर्करा। आगे बात समझ में सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर कि रासायनिक संगठन किससे मिलकर बने होते हैं ये, तो ये आपको क्रम लिखना है। एक बार वापस लिख के बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, जो अपने लाइनें लिखी है। देखो सबसे पहले क्या बनता है आपके, ये न्यूक्लिक अम्ल है। 3 बार जल अपघटन करके देखते हैं अपन इसका। सबसे पहले आपकी क्या बन रहा है, न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ में, ये खूब सारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और फिर अपन इसका न्यूक्लियोटाइड का, ये खूब सारे न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। इन न्यूक्लियोटाइडों का अगर अपन न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपके न्यूक्लियोटाइड के जल अपघटन से, न्यूक्लियोसाइड व क्या बनेगा आपके फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। आगे बात समझ में। और अपन फिर न्यूक्लियोसाइड का अगर अपन करें जल अपघटन, न्यूक्लियोसाइड का अगर अपन जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगी आपके शर्करा व कार्बनिक क्षार। ये आपके क्या हो गए, इनके जल अपघटन। अब इन एक एक के बारे में अपन क्या करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में, जिनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि फॉस्फोरिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है ना, कार्बनिक क्षार क्या है, शर्करा क्या है, इनके बारे में, है ना। तो अब अपन एक एक के बारे में चर्चा करते करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इन सब के बारे में। तो ये क्रम रहता है। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल था अपने पास में, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल से क्या बने, खूब सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब खूब सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए, पहली बात। अगली बात करें, फिर अपने पास में था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बन, ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, इसको अगर अपन अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपके न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पहली। दूसरी बात, फिर अगर न्यूक्लियोसाइड का अगर अपन वापस जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपके शर्करा बनेगी और कार्बनिक क्षार बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्रम वाइज। सिंपल सी बात है, मैं 5 बार बोल चुका हूँ, आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब इन सभी जो तत्व हैं, शर्करा है, फॉस्फोरिक कार्बनिक क्षार है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है और फॉस्फोरिक अम्ल है, ये उत्पाद ये किससे मिलकर बने होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। ओके, तो मिटा दूँ ये चीज़। तो रासायनिक संगठन के अंदर विभिन्न अवयवों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं, शर्करा के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य अवयव कौन कौन से हैं आपके, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से 3 अवयव बनते हैं आपके। मुख्य निम्न 3 अवयव हैं। 3 अवयव हैं, जिसके अंदर पहला हो जाएगा आपके शर्करा। दूसरी बात करूँ मैं आपके तो फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक क्षार हो गए, और तीसरा आपके फॉस्फोरिक अम्ल। और इन्हीं से मिलकर बनने होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, है ना। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र अपन ने देख लिया था, H3PO4। तो अब इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। आगे बात समझ में,
कि ये आपके किससे मिलकर बने होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या है। तो सबसे पहले अपन शर्करा के बारे में मिटा दूँ ये चीज़, किन किन के बारे में पढ़ना, मुख्य रूप से 3 अवयव का न्यूक्लिक अम्ल के, शर्करा, कार्बनिक क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल। तो 1 नंबर हो जाएगा आपके शर्करा। अब ये शर्करा क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है? शर्करा मतलब ये शुगर। अब ये किससे मिलकर बनी होती है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्कराएं 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा 2 प्रकार की होती है। न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा 2 प्रकार की होती है। तो पहली शर्करा तो हो जाएगी आपके डी राइबोज और दूसरी हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज, है ना। तो इसके अंदर पाई जाने वाली शर्करा 2 प्रकार की हो गई। पहली तो हो गई डी राइबोज और दूसरी हो जाएगी आपके डीऑक्सी राइबोज। तो ये 2 प्रकार की शर्कराएं मिलकर बननी होती है न्यूक्लिक अम्ल के अंदर शर्कराएं पाई जाने वाली, जिन तो ये डी राइबोज शर्करा पाई जाती है उन्हें तो अपन क्या कहते हैं आपके राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और जिनमें आपके डीऑक्सी राइबोज अम्ल पाई जाती है वो आपके होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये बात समझ, सिंपल सी बात हो गई। तो पहले तो ये जिसके अंदर ये शर्करा पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहेंगे अपन इनको? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उसे अपन राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब शॉर्ट में लिखें तो अपन इसको क्या कहेंगे? RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और जिनके अंदर डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है शर्करा उसको अपन कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब कि DNA। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना, शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के डी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो डी राइबोज शर्करा पाई जाती है वो तो होते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA कहते हैं उनको, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और जिसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? DNA कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए RNA एवं DNA के प्रकार हो गए, ठीक है। तो शर्कराएं 2 प्रकार की पाई जाती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ गई बात? शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार की, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ये आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मिटा तो ये पहली शर्करा तो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात करें अपन इसके अंदर, दूसरी बात करें अपन तो कार्बनिक अम्ल। तो डी राइबोज राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर राइबो न्यूक्लिक अम्ल मिटा दो 2 प्रकार की शर्करा। अब अपन बात करें कार्बनिक क्षार। अब अपन बात करेंगे कार्बनिक क्षार के बारे में। तो देखो कार्बनिक क्षार के अंदर नंबर 2 लगा देता हूँ, कार्बनिक क्षार। अब कार्बनिक क्षार क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कार्बनिक क्षार। तो कार्बनिक क्षार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं कार्बनिक क्षारों के। तो प्रकारों के आधार पर ही समझ लेते हैं कार्बनिक क्षार 2 प्रकार के। नाम बताया मैंने अभी आपको। पहला तो होता है प्यूरिन सॉरी, और दूसरा होता है पिरिमिडीन।
पहला तो हो गया आपके प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो प्यूरिन प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये दो प्रकार के हो गए आपके। अब प्यूरिन दो प्रकार का होता है। प्यूरिन क्षार क्या होते हैं? दो प्रकार के। प्यूरिन क्षार भी दो होते हैं, एक तो होता है आपके एडिनिन और दूसरा एक तो होता है आपके एडिनिन, दूसरा होता है आपके गुआनिन। नाम याद रखना ये। दूसरा क्या होता है आपके गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन को अपन कैपिटल ए से लिखते हैं, मतलब इसकी अगर अपन स्पेलिंग लिखें तो एडिनिन की AD, इसी कारण ये कैपिटल ए लेते हैं इसका एडिनिन का। और गुआनिन की बात करें तो गुआनिन के अंदर आप के जी लेते हैं, इसका के पहला अक्षर है ना। गुआनिन का अपन क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। अगली बात समझ में। तो प्यूरिन क्षार दो प्रकार के हो गए, एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन क्षार भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये DNA और RNA में अलग अलग होते हैं। तो DNA में तो क्या होता है आपके, DNA के अंदर तो होता है आपके थायमिन आ जाता है। अभी बात करता हूँ। तो पिरिमिडिन के 3 प्रकार होते हैं माने जाते हैं, तो ठीक है ना। तो पहला तो होता है आपके DNA, एक तो साइटोसिन। साइटोसिन जिसको अपन किससे लिखेंगे? साइटोसिन को C से लिखेंगे। साइटोसिन इसको क्या करेंगे? कैपिटल C से। दूसरा होता है आपके साइटोसिन के अलावा थायमिन। थायमिन, थायमिन को अपन लिखते हैं T से, THYMINE, थायमिन को T से। और लास्ट है आपके तीसरा जो है आपके यूरेसिल। क्या नाम है? यूरेसिल। यूरेसिल। अब यूरेसिल क्या होता है? इसको अपन U से लिखते हैं। यूरेसिल को अपन लिखते हैं U से। तो ये आपके दो प्रकार के क्षार होते हैं, प्यूरिन क्षार, पिरिमिडिन क्षार। प्यूरिन दो प्रकार के, एडिनिन और गुआनिन। RNA और DNA में दोनों में सेम रहता है। अगली बात समझ में। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? थोड़ा अलग होता है न्यूक्लिक अम्लों के दो प्रकारों के अंदर। अगली बात समझ में। तो ये RNA एवं DNA दोनों में ये सेम ही रहता है। RNA एवं DNA में ये आपके प्यूरिन क्षार क्या होते हैं? सेम रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं आपके DNA और RNA में इनका थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो DNA के RNA के अंदर तो ये दोनों होते हैं आपके थायमिन, और क्या होते हैं? DNA के अंदर तो ये दो होते हैं, DNA के अंदर पाए जाने वाले क्षार, और RNA के अंदर ये दो होते हैं। यही बात समझ। ये आपके RNA के अंदर पाए जाने वाले क्षार हैं। मतलब DNA के अंदर तो पिरिमिडिन, ये प्यूरिन क्षार तो एडिनिन और गुआनिन होते हैं, और DNA के अंदर पिरिमिडिन क्षार की बात करें तो साइटोसिन और थायमिन होता है। यही बात समझ में। और RNA के अंदर पिरिमिडिन क्षार की पूछें तो साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ये ध्यान रखना, इनके अंदर बेसिकली अंतर ये है। क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है कि RNA में कौन से पिरिमिडिन क्षार पाए जाते हैं, या फिर RNA के अंदर कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। यही बात, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो पहले ये आप बना लो, फिर मैं आपको DNA और RNA का अलग से समझा देता हूँ थोड़ा सा, और लिख के बता दे रहा हूँ, जो आप नोट्स में लिख लें, भूले नहीं। पहले ये तो बना ही लो आपकी DNA के अंदर तो ये दो पाए जाते हैं, RNA के अंदर ये दो पाए जाते हैं। ये तो आएगी बात समझ में आपको, DNA और RNA का। और ये तो दोनों तो सेम ही होते हैं, DNA कहो चाहे RNA कहो, प्यूरिन क्षार तो दो ही होते हैं, सेम है। मिटा दूँ प्यूरिन और पिरिमिडिन? नाम याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कार्बनिक क्षार के ऊपर आ गया कि कार्बनिक क्षार, DNA में पाए जाने वाले कार्बनिक क्षारों के नाम लिखिए। अब आपको पूछेंगे प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडिन कौन से। तो ये प्यूरिन के अंदर तो सेम है, दोनों नाम याद रखने आपको। तो कार्बनिक क्षार कितने हो गए आपके? दो प्रकार के। तो पहला क्या है? प्यूरिन, और दूसरा पिरिमिडिन।
प्यूरिन डीएनए एवं आरएनए में दोनों पाए जाते हैं, मतलब डीएनए व आरएनए में प्यूरिन क्षारक तो सेम ही होते हैं। प्यूरिन क्षार प्यूरिन क्षार कौन से होते हैं आपके? एडिनिन और गुआनिन दोनों पाए जाते हैं। एडिनिन का ए, गुआनिन का जी, ये दोनों पाए जाते हैं। और अब पिरिमिडिन के ये आपके, जबकि इसके अंदर आरएनए में तो पाए जाते हैं आपके, आरएनए में पिरिमिडिन क्षार होते हैं। कौन कौन से आरएनए में? आरएनए में होते हैं आपके पिरिमिडिन क्षार, साइटोसिन और यूरेसिल। कौन से होते हैं? साइटोसिन का सी और दूसरा होता है आपके यूरेसिल, यूरेसिल का यू, ठीक है। और डीएनए में पाए जाने वाला आपके पिरिमिडिन, डीएनए में पिरिमिडिन क्षार पाया, साइटोसिन तो पाया जाता है ही, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या पाया जाता है आपके? थाइमिन पाया जाता है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये थाइमिन टी, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि डीएनए के अंदर पाया जाने वाला क्षार कौन सा है, तो थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में पाया जाने वाला क्षार कौन सा है? यूरेसिल पाया जाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट है। और प्यूरिन क्षार तो दोनों में सेम ही रहते हैं, दो ही है, एडेनिन और गुआनिन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से क्षार पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। और शर्कराएं दो प्रकार की, डी राइबोज होती है जो आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल वो डीएनए में पाई जाती है। डी शर्करा हो गई और कार्बनिक क्षार हो गए। डीएनए के रासायनिक संगठन के अंदर अपन ने बात कर ली, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल बनता है, और न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करते हैं तो शर्करा और क्या बनता है आपके? कार्बनिक क्षार बनते हैं, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। पहले शर्करा के बारे में, फिर अपन ने बात की किसके बारे में? आपके शर्करा के बाद में अपन ने बात कर ली कार्बनिक क्षार, जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। हाँ, तो ये आपके कार्बनिक क्षार दो में, कार्बनिक क्षार क्या हो गए आपके? प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन हो गए डीएनए एवं आरएनए, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है।